अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोफर इंजेक्शन के बारे में। विनोफर इंजेक्शन एक आयरन सप्लीमेंट है जो कि डार्क ब्राउन कलर का इसका एम्प्यूल होता है और ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। विनोफर इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट आयरन सुक्रोज होता है और आयरन सुक्रोज एफडीए ने 2001 में इस विनोफर इंजेक्शन को अप्रूव किया और 2001 से इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें विनोफर इंजेक्शन की इंडिकेशंस, इसके इस्तेमाल के किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी को पूरा करने के लिए विनोफर इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी हो, जो कि खून की कमी होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और खून की कमी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर खवातीन में प्रेगनेंसी हमल के दौरान देखी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमला खवातीन में खून की कमी पाई जाए तो खून की कमी होने की वजह से ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है और इसके अलावा बच्चे की दौरान हमल डेथ भी हो सकती है और वक्त से पहले पैदाइश भी हो सकती है और अगर बच्चे की पैदाइश हो तो बच्चे का वजन नॉर्मल वेट से बहुत कम होता है और फिर वो बच्चे लो इम्यूनिटी के साथ यानी उनका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर नहीं होता, फिर इस वजह से उन बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, जिससे एक खतरा यह भी होता है कि पहले साल में बच्चे की किसी भी वक्त में डेथ हो सकती है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि दौरान हमल प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को किसी भी सूरत में कंप्लीट किया जाए और इसको पूरा किया जाए। और अगर डिलीवरी के दौरान यानी पैदाइश के वक्त जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिस्म में खून की कमी हो तो इस खून की कमी की वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में जा सकती है और अक्सर औकात देखा गया है कि डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को रिकवर किया जाए, इस खून की कमी को किसी भी हाल में पूरा किया जाए। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीनों में विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल हमेशा सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर यानी छठे महीने से लेकर 9वें महीने तक इस विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के अलावा विनोफर इंजेक्शन दूसरी कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि लॉन्ग टर्म डिजीज, अगर किसी भी बीमारी में लंबे अरसे तक अगर उसका इलाज चले और उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो जिस्म में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और इस वीकनेस होने की वजह से जिस्म में खून की कमी भी हो जाती है, तो इस खून की कमी को ट्रीट करने के लिए विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो लंबे अरसे तक खा पी नहीं सकते या सही खुराक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है, और ये ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स या बेड रिडन पेशेंट्स में होता है या उन अफराद में होता है जो किसी बीमारी में लंबे अरसे से बीमार हों और वो खा पी ना सकते हों, तो उन कंडीशन में भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल किडनी डिजीज, ऐसे अफराद जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हों, तो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसके अलावा डाइट रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो किडनी फेलियर हों और डायलिसिस करवाते हों, तो उन पेशेंट्स में भी जिस्म में खून की कमी हो जाती है, तो उन कंडीशंस में भी विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कैंसर डिजीज के साथ हों या HIV एड्स की बीमारी के साथ हों और वो लंबे अरसे से इस बीमारी में मुब्तला हों, तो लंबे अरसे से इस बीमारी में मुब्तला रहने की वजह से जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। किसी भी ऑपरेशन, किसी भी सर्जरी से पहले मुख्तलिफ बेसलाइन टेस्ट किए जाते हैं और अगर उसमें सबसे पहला टेस्ट ब्लड CP, ब्लड कंप्लीट पिक्चर, या जिसको हम ब्लड CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, और अगर उसमें रेड ब्लड सेल्स और HB लेवल कम हो तो ये जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को शो करते हैं। और इसके अलावा मजीद टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सीरम फेरेटिन लेवल और TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और इसके अलावा ट्रांसफरीन लेवल का भी टेस्ट किया जाता है। और अगर इन टेस्ट को भी रूल आउट करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिफोर सर्जरी यानी ऑपरेशन से पहले विनोफर इंजेक्शन इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी खून दौरान ऑपरेशन खून बहुत ज्यादा जाया हो सकता है, जो कि गायनी पेशेंट्स में भी हो सकता है, और इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस हैवी ब्लीडिंग को लॉस करने के लिए जो बाद में सर्जरी के बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ऐसी पेशेंट्स जो नॉर्मल डिलीवरी हो जिन पेशेंट्स की, या ऐसी पेशेंट्स जिनका C-सेक्शन किया गया हो, तो इस कंडीशन में भी ब्लड लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी अगर बाद में देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रूल आउट करने के बाद विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने तमाम ये बातें समझ ली कि विनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेकिन एक बात फिर भी जहन पे ये सुई अटकी है कि हमें कैसे पता चले कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कैसे डायग्नोज करें। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हम जैसा कि ब्लड CBC टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, या जिसको हम ब्लड CP टेस्ट भी कहते हैं, ब्लड कंप्लीट पिक्चर। इसमें हम 2-3 वैल्यूज को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम HB लेवल को देखते हैं। HB लेवल यानी हीमोग्लोबिन लेवल, ये लेवल हमारे जिस्म में बताता है कि हमारे जिस्म में खून कितना है, जो कि नॉर्मल रेंज 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर
अगर टेस्ट में 10 मिलीग्राम या 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आए तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी जिस्म में खून की कमी को शो करता है। और अगर एचबी लेवल 8 तक हो, 8 से 10 के दरमियान हो, तो ये सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो इस कंडीशन में फिर वीनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अगर एचबी लेवल 8 से भी कम हो, यानी कि 8 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो, तो फिर कोशिश की जाती है, ये प्रेफरेंस दी जाती है कि उस पेशेंट को फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए। अब जिस्म में खून की कमी हुई क्यों है, इसके लिए मैंने आपको टेस्ट बता दिए हैं कि सीरम आयरन लेवल कराए जाते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल, सीरम ट्रांसफरिन लेवल, और इसी के अकॉर्डिंगली ही पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली ही पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। अब जिस शख्स के जिस्म में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी होगी तो वो लाजमी अलामात भी जाहिर होती हैं, जिस तरह जिस्म में टायर्डनेस, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट होती है, फटीग बहुत ज़्यादा होती है, पल्पिटेशन यानी दिल का धड़कना बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। इसके अलावा उन अफराद में ब्लड प्रेशर कम रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है, और अगर कोई भी काम, छोटा सा भी काम करें तो फ़ौरन से सांस चढ़ जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसके अलावा उन पेशेंट्स की जो फिजिकली अपीयरेंस होती है वो येलो होती है, यानी वो पीले जर्द रंग के नजर आते हैं वो पेशेंट्स। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले कोशिश की जाती है कि ओरल सप्लीमेंट्स जो कि आयरन सप्लीमेंट्स में टेबलेट्स फॉर्म में हैं और सिरप फॉर्म में है, वो टेबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म का इस्तेमाल करवाया जाए। और अगर टेबलेट फॉर्म या सिरप फॉर्म से अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो फिर जाके हम वीनोफर इंजेक्शन को अप्लाई करते हैं, इसका फार्मूला, फिर इसको वीनोफर इंजेक्शन लगाए जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कवर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि वीनोफर इंजेक्शन का हमने डोज कैसे देना है, इसका डोज, इसका तरीकेकार क्या है। तो वीनोफर इंजेक्शन का जो एक एम्प्यूल होता है वो 5 ml का होता है और 5 ml का एक एम्प्यूल 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। और अगर हम ml के हिसाब से देखें तो 1 ml में 20 ग्राम वीनोफर होता है, यानी 20 ग्राम आयरन सुक्रोज होता है। तो 20 mg पर ml हो गया, तो ये 100 mg का एक एम्प्यूल होता है। तो बालिग अफराद यानी एडल्ट में जब वीनोफर इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो 200 mg का डोज दिया जाता है, यानी कि 2 एम्प्यूल इकट्ठे लगाए जाते हैं। और ये 2 एम्प्यूल इकट्ठे डायरेक्टली इंट्रावेनस यानी रग में नहीं लगाए जाते, बल्कि ये डाइल्यूट किए जाते हैं। डाइल्यूट करके 100 ml नॉर्मल सलाइन में फिर ये 2 घंटे में कम से कम इन्फ्यूज करने चाहिए। और वीनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल ना तो सबक्यूटेनियस यानी कि जिल्द में किया जाता है और ना ही वीनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर यानी कि मस्कुलर इंजेक्शन इसको देना चाहिए। वीनोफर इंजेक्शन को हमेशा 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके दिया जाता है, जो कि कम से कम 2 घंटे में इन्फ्यूज किया जाता है। और जो पेशेंट लो टॉलरेंस के साथ होते हैं यानी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उन पेशेंट्स में फिर, जो कि अक्सर गायनी पेशेंट्स में होता है, जो अगर उनको वीनोफर इंजेक्शन लगाएं तो उनमें घबराहट होती है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स का फिर तरीकेकार ये है कि आप 200 ml या 250 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में 2 एम्प्यूल डाइल्यूट करें और 2.5 से 3 घंटों में इसको इन्फ्यूज कर दें। पेशेंट को घबराहट भी नहीं होगी और पेशेंट को शिवरिंग भी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं लगती। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि वीनोफर इंजेक्शन को आपने जब भी लगाना है तो पहले टेस्ट डोज देना है, इसका टेस्ट डोज लगाना है और उसके बाद इसको इन्फ्यूज करना है, क्योंकि वीनोफर इंजेक्शन के खतरनाक रिएक्शन हो सकते हैं और इतने खतरनाक रिएक्शन होते हैं कि अगर ये किसी पेशेंट में रिएक्शन कर जाए तो ये उस मरीज की जान भी ले जाता है। तो इसलिए हमेशा वीनोफर इंजेक्शन को लगाने से पहले जिस पेशेंट को ये थेरेपी स्टार्ट की जा रही है तो स्टार्टिंग में इसका टेस्ट डोज देना लाजमी है। अब हम बात करते हैं कि वीनोफर इंजेक्शन के टोटल डोज कितने देने चाहिए। वीनोफर इंजेक्शन टोटल 1000 मिलीग्राम यानी कि 5 डोजेस दिए जाते हैं और ये 14 डेज में इसको कवर किया जाता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि आज इंजेक्शन लगाया, फिर एक दिन गैप दिया, फिर अल्टरनेट डे यानी कि दूसरे दिन पे लगा दिया, एक दिन गैप देके फिर दूसरे दिन, एक दिन गैप देके फिर दूसरे दिन, यानी 10 दिन में 5 इंजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी दिन पेशेंट को शिवरिंग होती है या किसी दिन पेशेंट को मजबूरी के आलम में हॉस्पिटल नहीं जाया जा सकता या बुखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो 14 डेज में कवर किए जा सकते हैं, जो कि 1000 mg का डोज कवर करना होता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे होते हैं तो उन पेशेंट्स में भी ये 1000 mg का डोज कवर करना होता है, लेकिन डायलिसिस के पेशेंट में 1 महीने में डोज कवर किया जाता है। 300 mg IV इन्फ्यूजन यानी कि 3 एम्प्यूल डायलिसिस के पेशेंट को ओवर 2 आवर्स में दिए जाते हैं, यानी कि 2 घंटों में कंप्लीट करने होते हैं। और उसके बाद 2 डोजेज जो हैं वो 14 डेज के बाद होते हैं, यानी 14 डेज में 300 और 200 500 mg का डोज कंप्लीट करना होता है और नेक्स्ट 500 जो है वो नेक्स्ट 14 डेज 15 डेज में कवर करने होते हैं। इस तरह 1000 mg का डोज 1 महीने में कवर किया जाता है। वीनोफर इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसा कि पीडियाट्रिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पीडियाट्रिक्स में इसका डोज जो होता है वो 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और वीनोफर बच्चों में भी नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में डाइल्यूट करके लगाया जाता है, डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बात करें वीनोफर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो वीनोफर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स में फेस स्वेलिंग हो सकती है, यानी चेहरे पे सूजन हो सकती है, रैशेस होने की शिकायत हो सकती है, डिजीनेस होने की शिकायत हो सकती है, यानी चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में आयरन लोड होने की वजह से डायरिया होने की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने की शिकायत हो सकती है और स्टमक क्रैम्प्स होने की यानी कि मैदे की तकलीफ की शिकायत हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में वीनोफर इंजेक्शन देने के बाद बुखार होने की भी शिकायत हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं
और इन साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने की किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये 1 से 2 दिन में खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए